वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। ये जो प्रोग्राम का हमारा सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि अब हमारे पास शुक्र है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं, सवालात लोग भेज रहे हैं और जो प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं हमारा, वो यकीनन उनके इल्म में होगी ये बात कि जो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है इसमें हम सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा और तबीब वगैरह यहाँ पर आते हैं स्टूडियोज़ में और फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं और सवालात बज़रिए सोशल मीडिया भी पहुँचते हैं, ईमेल के ज़रिए लोग सवालात भेजते हैं। वो एड्रेस में आखिर में जब चलती है बार तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसको ज़रूर देखें। उस पर एड्रेस और टेलीफोन नंबर सब कुछ हैं, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो वो सवालात हमारे पास हैं और वो सवालात फिर हम अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो है वो पूछते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और जुमे को ये जो दूसरा सेगमेंट होता है इसमें नफ्सियात के हवाले से बात होती है और नफ्सियात के हवाले से मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इल्म भी नहीं है। और फिर अगर किसी के साथ नफ्सियाती कोई मसला हो, बार बार ये प्रोग्राम में अपने दोहरा रहे हैं कि किसी भी उम्र में किसी भी शख्स के साथ ये हो सकता है और नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने का कतई ये मकसद या मतलब नहीं होता कि आप पागलपन का शिकार हैं। कुछ छोटी बीमारी भी हो सकती है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सर के दर्द में अगर कोई भी आपको किसी भी वजह से सर में दर्द हो रहा है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि खुदा ना करे आपको ट्यूमर है या कोई इस तरह का मसला है। बहुत छोटी सी वजह भी हो सकती है जो शायद बात करने से, और यकीनन बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बात करने से मसला हल हो जाए। तो नफ्सियात के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन जो कि माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं आज ही के दिन, इस वक्त भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। पहले तो डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आप प्रोग्राम में हमें वक्त देते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। और जिस किस्म के सवालात आ रहे हैं अब तो मैं काफ़ी आई एम सेटिस्फाइड कि लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। बट स्टिल एक प्रॉब्लम अभी भी है कि अब तो सवाल भी अगर लोग भेजते हैं ना, वैसे तो हर मामले पे लोग निशानदेही कर देते हैं या नाम अपना मेंशन कर देते हैं, लेकिन जब नफ्सियात का मसला आता है तो अभी भी लोग थोड़ा सा जो है वो शाय होते हैं और ये प्रॉब्लम है। चलें इसको भी कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी रही है पिछले प्रोग्राम्स में पर्सनालिटीज़ के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से। हमने ओसीडी के ऊपर बात की है, हमने एग्रेशन के हवाले से बात की है, एंगर मैनेजमेंट के इशूज़ के ऊपर बात की है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या इस तरह के मसाइल या अचानक से बहुत तेज़ी से मूड जो है वो तब्दील हो जाना और कभी किसी ऐसी स्टेट में चले जाना या उस कैफियत में चले जाना जहाँ पे इंसान अपनी आवाज़ भी बदल ले या उसको कुछ और ऐसी बातें करना शुरू कर दे जिससे उसका ताल्लुक़ ना हो तो हमें उस कुछ और समझा जाता है। इस तरह की आपकी केस स्टडीज़ आपकी शब रोज़ होती हैं, सारा दिन आप इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा क्या टेंडेंसी है। अब ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं, एक तो हम देखते हैं कि आप जो ड्रग अब्यूज़ वाले लोग हैं, बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ इस वक्त आई है या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप समझ रहे हों कि ये बहुत ज़्यादा अब हमारी सोसाइटी में पाई जाती है या नज़र आना शुरू हो गई है? वो कौन सा ऐसा नफ्सियाती मसला है डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज जानना चाहूँगा, ये ज़रा बताइए। देखिए, कॉमनली जो डिप्रेशन है, मायूसी है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी की बीमारी, ये तो बहुत कॉमन है। राइट, और राइट। जैसे आप बता रहे थे कि नफ्सियात की बीमारी सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं है जो पागलपन के दायरे में आती है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव इलनेस कहते हैं। लेकिन अब ये मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता जा रहा है कि एक तो बच्चों की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। बच्चों में डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी और ट्रॉमा के इश्यूज मैं देख रहा हूँ ज़्यादा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, जिसे आपने थोड़ा सा टच किया अभी बातों में, तो वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो है इसकी टेंडेंसी मैंने बढ़ते हुए देखी, रुझान बढ़ते हुए देखा है। फिर अगर आदमियों में देखता हूँ मिडिल एज में या बढ़ती उम्र में, तो डेफिनेटली माशी हालात के साथ साथ जो है ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ नींद की बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं पहले से ज़्यादा। खुदकुशी के ख्यालात और उसके सिर्फ ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि अटैम्प्ट्स बढ़ रही हैं। नशे के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। कल एक आदमी को लेकर आए थे हॉस्पिटल, सुजुकी में पकड़ के, वो उसको रस्सियों से बांधा हुआ था,
3 दिन से वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, सरिये से जो है ना लोगों को मार रहा था। नेबर्स में उसको पकड़ा गया, फिर लोगों ने उसे पकड़ के मारा, जख्म लगे हुए थे उसके। और बात की तो पता चला कि बहुत तरह के नशे उसने किए थे रिसेंटली, और नशे के बाद वो साइकोसिस, जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हम कहते हैं कि नशे की वजह से पागलपन, उसका शिकार था। उसे फिर दाखिले की ज़रूरत थी। तो ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके साथ एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। राइट, ऑलराइट डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक न्यूज़ हमें लेनी होगी और न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर सिलसिला जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर शफीक यासीन के साथ, और नफ्सियात के हवाले से हम बात करते हैं, याद रखें। और डॉक्टर साहब, हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट क्योर। तो अब इसकी तरफ कैसे आएँ? अब लोग सवाल ये करते हैं कि जब इन्वायरमेंट में इतना स्ट्रेस हो, सब कुछ हो, जैसे अभी हम फूड का डिस्कस कर रहे थे, अब मैं देखता हूँ लोगों को ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं। अब वो क्योंकि कल्चर भी बन गया है, वो सब कुछ बन गया है, सारी चीज़ों का जवाब खाने से, तो वो लोग उसकी वजह से ओवर ईटिंग का शिकार हो रहे हैं, फिर हेल्थ ख़राब हो रही है, और फिर जब हेल्थ इवेंचुअली ख़राब हो जाती है तो फिर आपको फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए, प्लीज़? देखिए, नफ्सियात में समझना ज़रूरी है यासिर के जो एटियोलॉजी है, जिसकी कॉजेज़ का समझ लें, क्या वजूहात है जिसके से नफ्सियात के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें एक तो जीन्स हैं, राइट, जेनेटिक हमें ये हेरिडिटरी मिली है फैमिली में, दादा दादी, नाना नानी, कहीं ना कहीं खून में ये बीमारी शामिल है और वो होती है। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या नफ्सियात के प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कई तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और नफ्सियात की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, एक तो एक इंसान का, बच्चे का ब्रॉटअप है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बेसिकली बचपन में जैसे माँ बाप उसको तरबियत देते हैं या स्कूल से टीचिंग मिलती है, तरबियत मिलती है, उससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, उससे उसकी पर्सनालिटी बनती है, उससे उसका कैरेक्टर बनता है। राइट, और वो जो है ना आगे जाके जैसे इंसान गुस्सा करता है या उसका रेजिलियंस है कि कितनी बर्दाश्त है उसके अंदर, वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, किस तरह से स्ट्रेस को डील कर सकता है, ये उसकी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग होगी, जितना उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जितना वो डील कर सकेगा, उतना ही वो स्ट्रेसेस को काबू कर सकेगा, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आगे आने वाले डिप्रेशन को या एनजाइटी को। एक तो एस्पेक्ट ये है। फिर जब आप देखते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे हम नशे की बात करते हैं, ये भी एक ऐसा एरिया है कि अगर अवेलेबिलिटी है और ये बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, बात ये है कि जिसको नशा नहीं करना हो, वहाँ जितनी चाहे अवेलेबिलिटी हो वो नहीं नशा लेगा, नहीं करेगा। राइट, और जिसको नशा करना है, चाहे अवेलेबिलिटी कम है, वो ढूंढ के भी कहीं से ले लेगा नशा। बिल्कुल तो सही मैं है। समझता हूँ सिर्फ अवेलेबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी उसके ब्रॉटअप से फ़र्क पड़ता है, उसको क्या तरबियत दी गई है, वो किन दोस्तों में उठ बैठ रहा है, किस एनवायरनमेंट में है, उसके माँ बाप से उसका प्यार कितना है, अटैचमेंट कितनी है, उसके अंदर की सिक्योरिटी कितनी है, सिक्योरिटी ज़्यादा तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना बड़ा मैटर करती हैं। तो ये भी और सब्सटेंस अब्यूज़ से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं नफ्सियात में। फिर हम ऐसे डेली देखते हैं रूटीन में, जैसे आपने अभी बात खाने की बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बात है। बात छोटी छोटी लगती है हमें, लेकिन जिस टाइम पे आप उठ रहे हैं, जिस टाइम पे आप सो रहे हैं, आपके जो सोना है उसकी क्वालिटी, नींद की क्या कैसी है, कितने आवर्स की स्लीप आप ले रहे हैं, एग्जैक्टली, आप विटामिन डी मतलब सूरज की रोशनी में कितना निकलते हैं, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी से बहुत से नफ्सियात के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर देर से उठ रहे हैं या हम घर के अंदर रहते हैं या ऑफिस के अंदर रहते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज की रूटीन से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इनएक्टिविटी आपकी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका वजन बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज जो है ना एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिससे बेसिकली आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, एंजाइटी कम होती है। तो अच्छी एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है।
खाना पीना। जी। और खाना पीने में भी ये कि आप घर पे खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, रूटीन में खाएं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा ख्याल में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कई दफ़ा, जिससे नफ्सियात के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। राइट। कई ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं। केला है, केले में पोटेशियम है, उसके अंदर एंजाइटी रिड्यूस करने की एबिलिटी है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं क्योंकि एल ट्रिप्टोफैन है। फिर दूध को ले लें, कहते हैं कि वो इंड्यूस करता है स्लीप, रिलैक्स करता है। और इस तरह के बहुत से और ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको अच्छे इफेक्ट्स देते हैं फ्रॉम द साइकाट्रिक नफ्सियात पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके अलावा देखें, हाइड्रेशन को ले लें, पानी बहुत ज़रूरी है। आप कितना पानी पी रहे हैं, कितनी मिकदार में पी रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं, क्योंकि पानी पीने का भी तरीका है। इस्लाम भी ये कहता है कि आप बैठ के आप पानी पिए, 3 घूंट में 1 गिलास पिए। और ये ही ज़रूरी है कि ये नहीं कि आपने एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। थोड़ी थोड़ी मिकदार में कम से कम आपको 10 से 12 या 14 गिलास पानी पीना है रोज़ का। और जहाँ पर डिहाइड्रेशन होती है, जब पानी आप कम पी रहे हैं, वहाँ पे ना सिर्फ आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, मसला ये कि आपकी कॉग्निशन पे फ़र्क पड़ता है, आपकी मेमोरी पे बहुत बुरे असरात आते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल पाकिस्तान में। तो प्रिवेंशन के हवाले से तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन मोटे मोटे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फिर प्रेगनेंसी, अगर हम देखते हैं कि माँ जब बन रही होती है औरत और पेट में बच्चा होता है, उस दौरान में किस तरह ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी होते हुए अगर डिलेड प्रेगनेंसी या सपोज सिजेरियन सेक्शन हो रहा है या फिर एक नेचुरल बर्थ हो रही है, उसमें अगर देर होती है तो बेबी को हाइपोक्सिया में, मतलब ऑक्सीजन अगर मिकदार कम मिलती है, तो फिर उसमें भी ब्रेन डैमेज होने का या नुकसान होने का खतरा होता है, जिससे एपिलेप्सी हो गई या फिर नफ्सियात की और मजीद बीमारियां बढ़ने का चांस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शंस होने में बहुत रिस्क बढ़ जाते हैं नफ्सियात की बीमारियों के। तो ये प्रेगनेंसी भी ऐसा टाइम है जिसमें बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब माँ बन रही होती है औरत, तो उसको बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी और औरत के रिलेशनशिप में जब मियाँ बीवी होते हैं तो उनको ये समझने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट में कि माँ जब बनती है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो ज़्यादा इरिटेबल या चिड़चिड़ी हो सकती है। तो उसका ख्याल रखना, उसकी इमोशनल नीड और सपोर्ट को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे में हमारे इन्वायरमेंट में शायद इतनी इसको वैल्यू नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। प्रॉपर वैक्सीनेशंस बच्चे की, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से आपकी मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है और आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ का ताल्लुक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी और आप अच्छे अपने आप को अच्छा ख्याल रख सकेंगे, तो आपके चांसेस ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और मज़ीद मैदे की बीमारियाँ कम होने का, मतलब ज़्यादा होने का रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप बेसिकली अपने आप को मेंटली हेल्दी रखते हैं, तो फिजिकल हेल्थ आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। एग्जैक्टली। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी जिसको आपने पॉइंट आउट किया, मैं एक केस स्टडी कर रहा था। तो ये बड़े मालिक होते हैं ना जिनकी आप मिसाल देते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं, आप बड़े मालिक में देखेंगे, ये जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं ना, आम इदारों के अंदर जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। उसके बाद फिर ये डिटर्मिन किया जाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि अगर फिज़िकल हेल्थ सही नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी ठीक नहीं होगी, और अगर मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है उससे मुतासर होगी। तो आपको अहम डिसीजन जब लेने होंगे, फैसले करने होंगे, तो उस वक्त आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ना कि जिस तरह की मेंटल हेल्थ के लोग आपको नज़र आते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, बहुत सारे तो ऐसे मैंने देखे हैं, वेरी सॉरी, जो अहम पोजीशंस के ऊपर हैं, बड़ा शदीद किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, वो जिस एरिया से आते हैं फिर अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते, फिर वो इवेंचुअली आपको करप्शन की शक्ल में नज़र आता है, मॉरली भी करप्ट आपको नज़र आते हैं उसमें ऑफिसर्स, फिर आपको फाइनेंशियल करप्शन के अंदर नज़र आते हैं। तो ये पूरी साइंस है, बाहर जब चीज़ वो की जाती है ना, इस तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, उसकी सोच को देखते हुए, उसके मिजाज को देखते हुए फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और हमारे यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो यही वजह है, आपके जब इदारों में, सरकारी इदारों में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोगों को देखते हैं, आपको एक अजीब माइंडसेट के लोग नज़र आते हैं,
क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है तो वही सारी चीज़ है। तो ये नफ्सियात का इसमें बड़ा अमल दखल होता है, तो बाहर इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखा जाता है और तभी आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल नज़र आते हैं। और वो अब एक देखता हूँ मैं अक्सर, अब तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें विजिबल हो गई हैं। तो एक जज हैं फ्रैंक कैप्रियो के नाम से, वो है अमेरिका के अंदर। उनकी जब मैं वो देखता हूँ कि जो जिस तरह के वो जजमेंट्स दे रहे होते हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, और फिर अगर कोई कल्प्रिट उनके सामने आता है तो कोशिश करते हैं उसको रिलैक्सेशन दे। तो वो पूरी दुनिया में इसीलिए मशहूर हो रहे हैं क्योंकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग नज़र आती है। इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या ये किसी स्टेज के ऊपर काउंसलिंग की जा सकती है? ज़रूरत है ठीक करने की? वरना यहाँ तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी के पास कोई अहम ऑफिस हो, कोई ऑफिस बेयरर हो, तो लोग उनसे बड़ा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। अक्सर आप डीसीज़ को देखें, ऑफिस के अंदर जाकर देखें, लोग बहुत ज़्यादा उनसे इरिटेट होते हैं। कोई कैपेसिटी नहीं होती, फिर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दें तो यही फिर कुछ होता है। प्लीज़ मेरे तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे, ठीक है, नाराज़ होना चाहिए, अच्छी बात है नाराज़ हो जी। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनको ज़रूरत है काउंसलिंग हाँ, की। ये सबसे बड़ी बात है, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक मरीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ वो उसी वक्त ठीक हो सकता है जब वो समझता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और जिसे हम इंसाइट कहते हैं। जी। और प्रोग्नोसिस या ठीक होने का चांस उतना ही कम हो जाता है जितना मरीज़ कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला है ही नहीं। तो अगर हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट तो अवेलेबल हो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली है, ये भी तो चक्कर है कि आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इसके लिए हमें सोचने की तो ज़रूरत है बहरहाल कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और ख़ुद से इंसान को इसके बारे में, क्योंकि हमने अब खुद सोचना जो है वो कम कर दिया। जैसे भी बात हो रही थी कि वो जो हमारी कंजम्पशन है इस वक्त, जो मैं टेंडेंसी देख रहा हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया ही अब आपकी डायरेक्शन को सेट कर रही है ना। तो वो छोटे छोटे कार्ड के ऊपर फूड मिल रहे हैं या ये मिल रहे हैं, अब वो पता नहीं उनकी हाइजीन का क्या वो है क्राइटेरिया, कि उन्होंने इसको मेंटेन किया है नहीं, बट वो देख लेते हैं कि ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसी तरफ चल पड़ते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हम भी इसको एक्सप्लोर करें, और फिर वो अपने साथ बीमारी लेकर आ रहे हैं, हेपेटाइटिस लेकर आ रहे हैं, और इस तरह की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई। तो ये तो मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सोशल मीडिया से भी बड़ा डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। प्लीज़ डॉक्टर साहब। देखिए, तो कॉमन सेंस है, और आप ये समझने की ज़रूरत है जो चीज़ आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ करेक्ट हो। एग्जैक्टली। आपको खुद ये, और ये चीज़ें तो हमें एज ए डॉक्टर सिखाई जाती थी कि देखिए जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट आर्टिकल हो। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से आपको ये देखना ज़रूरी होता है एज ए डॉक्टर कि मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है कि नहीं है, वो मेटा एनालिसिस है, या वो हेड ऑन ट्रायल है जो कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, या कोहॉर्ट स्टडी है, कि क्या है। यहाँ पे मसला यही है कि आप जो देखते हैं, एज इंसान देख रहा है ना, तो उसकी समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, और ज़रूरी नहीं कि मैं वो चीज़ ट्राई करूँ। आई थिंक अगर इंसान कॉमन सेंस यूज़ करे तो उसको सही और गलत का फैसला करना चाहिए अपनी अकल के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वही करेक्ट हो। वो कहते हैं ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या फिर हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो इसी तरह सोशल मीडिया में हर चीज़ जो चमक रही है, चमक दिखाई जा रही है, तो जाहिर है वो पैसे दे के कोई चीज़ कमर्शियल रीजनिंग के लिए, एडवर्टाइज कराने के लिए इस तरह शो करते हैं सोशल मीडिया में कि लोगों को अट्रैक्शन हो और वो भागे हुए चले आएँ। Exactly. और हमारे यहाँ ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि लोग अगर ज़्यादा 10 लोग वहाँ खड़े हैं तो और 5 लोग क्यूरियोसिटी में चले आते हैं कि भाई देखिए तो सही है कहाँ क्या चीज़ यहाँ मिल रही है जो इतनी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बाहर का खाना, और जो ख़ास तौर पे छोटी छोटी जगहों के खाने पीने हैं, वहाँ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हेपेटाइटिस का और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्फेक्शंस का। अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब कोरोना के पीरियड से गुजरे हैं, और ये देख लिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, और कितना बड़ा पीरियड ऐसा गुजरा जहाँ पे हम सब सफ़र हुए, ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया सफ़र हुई। तो आप ऐसे क्यों एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को कि फिर ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जाके फिर कोई बीमारियाँ खरीद के ले आते हैं।
बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप सही उसके कह रहे साथ साथ एक ब्लेसिंग भी आई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के आपके यहाँ एक जो सफाई की अवेयरनेस थी ना, हैं। वो थोड़ी सी आ गई थी। कुछ सैनिटाइजेशन का लोगों ने ख्याल करना शुरू किया, फोर्सफुली उनको लाया गया, बट उनको समझ में आया कि इसकी इम्पोर्टेंस समहाउ है। ये सिखाया तो बहुत पहले से जा रहा है आपको कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें। तो हम आप उसके बारे में ना सोचने की जहमत गवारा करते, ना उसके ऊपर आपने काम किया, लेकिन जब वक्त ने आपको मजबूर किया तो वो एक शायद एक प्रैक्टिस एक आपकी हो गई कि आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, खाने से पहले आप हाथ धो लेते हैं, लोग अक्सर मैं देखता हूँ धो भी लेते हैं। बिल्कुल। तो ये तो अब हमारे यहाँ शुक्र शुक्र है उसके बाद आया, और बहुत सारी जगहों पे हमने ख़त्म कर दिया, वापस बैक टू नॉर्मल हो गए, बट कुछ लोग अभी भी इसको फॉलो करते फॉलो हैं। कर। मेरे ख्याल में अब समझ लेने की ज़रूरत है इसके बारे में। ये जो आपने कहा ना, सोच से काम लेने की ज़रूरत है, तो शायद सबसे बेहतर अगर कोई एनालिसिस अपना कर सकता है तो वो इंसान खुद खुद कर है। सकते तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट काउंसलिंग ऑलवेज नीडेड, कि आपको जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए और सवाल करना चाहिए। अच्छा जी, अब जैसे बात हो रही थी, आपने कहा कि प्रिवेंशन की तरफ हमें आना होगा। हैं। फिर जब आपके पास केस आता है, आप उसको ट्रीट करते हैं, तो आप उसको सबसे पहले चीज़ क्या बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है? उस एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा होता है, उससे दूर रखा जाता है, या क्या ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि उसको? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है पहले अपॉइंटमेंट के बाद, और आप जब भी देखते हैं बड़ी कॉमन है। एक तो स्ट्रेस इज़ लाइक अ पॉइज़न, राइट। इससे आपको दूर रहना है। कोई भी चीज़ टॉक्सिक है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो आपके काम पे, ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हो, स्ट्रेस दे रही हो, वो उससे दूर रहना ज़रूरी है। अच्छा, आराम डेफिनेटली ज़रूरी है। इट्स पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल हेल्थ के हवाले से हो। किसी की हड्डी टूटती है तो वो प्लास्टर बांधता है, उसके ऊपर डॉक्टर कहते हैं यार 4-6 महीने आपको ये हाथ इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हड्डी जोड़ने में टाइम लगेगा। इमोशनल ट्रॉमा जो है वो भी टाइम लेती है। एग्जैक्टली। डिप्रेशन है, ठीक होने में टाइम लेता है। एनजाइटी प्रॉब्लम्स हैं बहुत, तो वो मसला ये कि वो होते तो बहुत अरसे से हैं, उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो उसमें आराम बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा आराम दें, थोड़ा अर्सा अगर काम से दूर भी रह लिया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर लिया तो उस पर कोई नुकसान नहीं है। फिर ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं और फिर आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। कंप्लाइंस टू ट्रीटमेंट मतलब मेडिकेशन टाइम पे लेना राइट। ज़रूरी है। तो आपको जिस तरह बताया जाता है उस तरह दवाई लेनी चाहिए। अब ये बहुत कॉमन है कि बताते तो हैं कि ये 3 तरह की दवाई लेनी है, वो कहते हैं मैं एक ही तरह की दवाई ले रहा था, इसी से मुझे फ़ायदा हो रहा था, मैंने खुद ही डिसाइड किया कि बाकी दवाइयाँ कब बंद कर दूं और कौन सी दवाई लूं कौन सी ना लूं। वेरी तो राइट। वो अपनी डॉक्टरी खुद करना जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल के अच्छा आइडिया है, जो कि कॉमनली होता है पाकिस्तान में, जो एग्जैक्टली। मैंने बड़ा नोट किया है। और उसके अलावा रात की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आराम कर रहे हैं, रात की नींद पूरी ले रहे हैं, तो वो भी फ़र्क पड़ता है, जो आई थिंक वो हीलिंग प्रोसेस में क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, एनजाइटी से, इवन पागलपन में भी, तो नींद कम हो जाती है। 3 घंटे की रह जाती है, 2 घंटे की, 4 घंटे की, टूट टूट के आती है। जी। और जब नींद पूरी होती है तो उससे बेहतर होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। राइट। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है बहुत। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह ये, जैसे मैं कुछ देर पहले आपको लाइफस्टाइल का मैंने बताया था, अगर कोई चीज़ यहाँ पर अगर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है, अगर कोई ऐसा रूल बनाया जाता है, लाइक आपको सुबह उठने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले आप देखते हैं आपके दुकानदार हजरात सड़कों पर आ जाते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि हम सुबह उठ जाएंगे, तो हमारी शान के ख़िलाफ़ है कि हम सुबह उठकर काम पर आ जाएं। तो हमारी तो सुबह 12 बजे होती है, जब 12 बजे सूर्य सारी दुनिया में काम आधे ख़त्म हो चुके होते हैं तब हमारी सुबह हो रही होती है। तो ये तो अब आपकी सूरत हाल है। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर आपको तैयार ही रहना चाहिए कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसको कैसे ओवरकम करें। डॉक्टर, कभी ये सोचता हूँ कि इसके बारे में क्या किया जाए, कि हमें तो पूरी नेशन को एक ज़रूरत है इस थेरेपी की, ये कैसे करें कि ये चीज़ समझ में आए कि आपकी हेल्थ से ही सारे मामला जुड़े। अच्छा, फिर एक और भी ये चीज़ पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, टॉपिक थोड़ा सा हो जाएगा, हर शख्स ये सोचता है ना मेरे ठीक करने से क्या होगा जी, अगर मैं चले फॉलो कर भी लूँगा तो बाकी इससे क्या मामला ठीक हो जाएंगे, क्या सोसाइटी बेहतर हो जाएगी? सोच को कैसे तब्दील करें डॉक्टर साहब, प्लीज़? ये बड़ा मुश्किल काम है, आई थिंक ऐसे इतना आसान नहीं है। मुझे ऑस्ट्रेलिया याद आ रहा है अब ये बातें सबकी सुनते हुए। जी। मैं जब वाइफ को फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया लेके गया, और मैंने कहा चलो सुबह 7 बजे उठ के वॉक पे चलते हैं सुबह, मैंने कहा चलो नाश्ता करके फिर मैं काम पे जाऊंगा। तो इट वाज 7:30 इन द मॉर्निंग, जाके अच्छा सा नाश्ता किया, अच्छी जगह बैठ के कॉफ़ी पी, एंड देन वर्क स्टार्टेड अराउंड 8:39 इन द मॉर्निंग। तो
ये बड़ा कॉमन है बाहर के मुल्कों में, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे इस्लाम में कि आप सुबह उठें, फजर में आप सुबह काम शुरू करें, इशा के बाद आप सो जाना है, यस। उससे पहले पहले खा लेना है, मतलब रात का टाइम नींद का है, सुबह का टाइम उठ के पूरे दिन काम करने का है। तो ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है बाहर के मुल्कों में। पीक आवर्स ट्रैफिक के आप देखते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 और 9 बजे के दरमियान होते हैं। जी। सुबह सुबह लोग उठ रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं। उसके बाद 10:30-11 बजे के बाद से ट्रैफिक बिल्कुल नीचे आ जाता है, और फिर वापस जो है ना 4 से लेकर 6 बजे का ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा होता है। और फिर उस वक्त लोग काम से वापस आ रहे होते हैं, आते ही फिर वो अपना डिनर वगैरह करते हैं 6:30-7 बजे तक, और फिर रेडी हो रहे होते हैं रात को सोने के लिए 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। और फिर उसके बाद तो ट्रैफिक ऐसी होती है जैसे दूर दूर तक कोई गाड़ी तक को नज़र नहीं आती। एग्जैक्टली। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, सिडनी, मेलबर्न, डबलिन, मैं मतलब बड़े बड़े कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ जी। आइलैंड की। तो हम कराची में तो जो ट्रैफिक देखते हैं 11 बजे, 11:30 बजे, इवन सुबह 1 बजे के करीब, तो वो ट्रैफिक तो देख के हैरत होती है। अगर बाहर से कोई आएगा टूरिस्ट और ये देखेगा कि ये हालात हैं, तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा कि तो क्या शुक्र है नहीं कोई आता। जंग छिड़ गई है, कोई हमारा शहर छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ क्या हो क्या गया है पैनिक शहर, है कोई, मेरे ख्याल कोई में कोई कोई पैनिक है कुछ। कोई एलियन अटैक हुआ है या क्या हुआ है कि हाँ, आपको सड़कों पे जिस तरह का ट्रैफिक नजर ट्रैफिक आता है बिल्कुल। और आपको। फिर जिस तरह से बात होती है यहाँ पर, पाकिस्तान बैंकरप्सी भी जा रहा है, हालात इतने ख़राब है, उतने ज़्यादा आप देखें रेस्टोरेंट्स में और खाने पीने की जगहों पे रश लगा आपको हुआ रश है, नजर आता है। लाइनें लगी हुई हैं। तो कोई बाहर से आके ये कह नहीं सकता कि ये राइट। वो मुल्क है जहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं किसी किस्म क्राइसिस है के। किसी तरह माय का गॉड, भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि तो वाकई इस चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं होती। वेल जी, टाइम क्योंकि हमारा जो है वो बड़ा मुख्तसर आज रहा, और डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है डॉक्टर साहब के साथ कि दिल तो नहीं करता कि इसको ख़त्म करें। वेल इंशाल्लाह जब नेक्स्ट फ्राइडे होंगे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे और दीगर मामलात हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शफीक यासीन वंस अगेन कि आप प्रोग्राम में आए, और हमेशा बड़ा मज़ा आता है डिस्कशन में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिला जो जारी रखेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। गुड। मज़ा है।